ठीक है। तो आज की क्लास आईआर हमने पिछले क्लास में देख लिया था कि आईआर जो है वो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है ये? इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। किसको? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे में कोई एल्कोहल है, OH है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पीक हमको मिलनी चाहिए वो 3200 से 3700 सीएम इनवर्स के बीच में पीक मिलनी चाहिए। और कैसे मिलनी चाहिए? ब्रॉड मिलनी चाहिए। BRS लिखा होता है डायरेक्ट ब्रैकेट में। ठीक है। अगर NH2 है हमारे पास तो ये आपका 3200 से 3600 या 3500 जो भी लिखना है। यहाँ पे 2 पीक सिस्टम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए आपको? 2 पीक सिस्टम मिलना चाहिए इस टाइप के। ठीक है, या इस टाइप का जो भी मिल जाए। ठीक है, W टाइप का शेप होता है इसका। ओके। ये पीक जनरली आपको शार्प दिखती है। अगर सिर्फ NH है, यहाँ पे भी कुछ और लगा हुआ है, तो ये पीक आपको अराउंड 3200 से 3300 के बीच ही मिल जाती है, लेकिन हम 3500 लिख लेते हैं। इसमें आपको 1 पीक मिलती है, बट कंडीशन ये पीक शार्प होती है। ये पीक ब्रॉड होती है, ये पीक शार्प होती है। ठीक है। दूसरा पीक जो OH होता है, OH कई तरीके के होते हैं। एक तो आपका एल्कोहल का OH हो गया, और दूसरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हो गया। तो आपके कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और है या एल्कोहल है, इसको कैसे देखो, एल्कोहल एमीन में डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएट करने के 2 तरीके हैं। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले चीज इसका पीक आपको मिलना चाहिए 1700 से लेकर के 1800 सीएम इनवर्स के बीच में CO की स्ट्रेचिंग। अब प्लस जो OH की स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि इतनी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें कि ये बहुत ही ब्रॉड पीक मिल जाती है। और रेंज के बारे में कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं 2500 से लेकर 3500 तक भी आपको पीक इसकी दिख जाती है। ठीक है, लेकिन हम अपना इसी रेंज को मान के चलेंगे कि इसी रेंज में देखना है 3700। लेकिन ये पीक बहुत ब्रॉड मिलती है, इस टाइप की पीक मिलती है। तो अगर कहीं पे इस टाइप की पीक है आपके पास में और ये पीक भी है आपके पास में, तो आप निश्चित तौर पे कह देना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अगर ये पीक नहीं है, ये वाली पीक, अगर यही पीक ब्रॉड आई हुई है, तब फिर सोचना पड़ेगा कि आपके कंपाउंड में ऐसा तो नहीं कि वाटर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ठीक है। ओके। इसी तरीके से आपके पास में एल्डिहाइड है या कीटोन है, CHO है या कीटोन है, इन दोनों पीक को पाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम IR यूज कर सकते हैं। IR कैसे यूज करेंगे इनको जानने के लिए ध्यान रखना, कीटोन होगा तो सिर्फ और सिर्फ CO की स्ट्रेचिंग मिलेगी आपको 1680 से लेकर के 1700 या 1750 सीएम इनवर्स के बीच में मिलेगी आपको। लेकिन अगर CHO है तो ये भी इसी रेंज में आएगा, लेकिन उसमें CH की स्ट्रेचिंग भी आपको मिलेगी। किसकी मिलेगी? CH की स्ट्रेचिंग भी मिलेगी आपको 2500 से 2700 के बीच में। कितना? 2500 से 2700 या 2800 सीएम इनवर्स के बीच में आपको CH की स्ट्रेचिंग मिलेगी। आपने देखा था जो कॉमन CH होते हैं sp3 sp2 वाले, वो सारे 2700 से लेकर के 3100 सीएम इनवर्स के बीच होते हैं ना। 2700 से नीचे कोई CH की स्ट्रेचिंग आ रही है और CO की पीक उसके साथ में है, तो आप मान लेना आपका कंपाउंड एल्डिहाइड है। ठीक है। तो आपने अल्कोहल कर लिया डिफरेंशिएट, एल्डिहाइड कर लिया, कीटोन कर लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो आता है नाइट्रिल में। C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड C में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है आपको कि C ट्रिपल बॉन्ड N है या C ट्रिपल बॉन्ड C है। तो C ट्रिपल बॉन्ड N का बहुत ही स्पेसिफिक होता है, 2250 सीएम इनवर्स के आसपास पीक है आपके पास में।
तो आप बोलेंगे Cn है। अब बाकी 2100 या 2000 से लेके 2300 के बीच में कहीं भी पीक अलग आ रही है तो आप C ट्रिपल बॉन्ड C कह सकते हैं इसको, ठीक है। 2000 से लेकर 2300 वर्ष के बीच में कहीं भी आ सकती है, ये बहुत स्पेसिफिक होती है C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 2200। सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसे इन दोनों की पीक जो है वो ओवरलैपिंग है, 2200 उसकी भी आ सकती है, 2200 ट्रिपल बॉन्ड सी वाले की भी आ सकती है, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा? बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आता है तो इसके साथ में जो H होता है, CH होता है, एसिटिलीन का H, ये आपका 3100 के ऊपर आता है। कहाँ आता है? 3100 CM इनवर्स के ऊपर CH स्ट्रेचिंग आती है आपकी, जबकि CN के साथ में ऐसी कोई स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, ओके, ठीक है। और दूसरी चीज, ये पिक बहुत ही स्पेसिफिक 2250 वाली रेंज है इसकी। ये वाली पिक आपको 2100 पे मिलती है, 2150 पे मिलती है, 2300 पे मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है डिपेंडेंट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन नॉर्मल एल्कीन है तो वहाँ पे एल्काइन है तो आप देख सकते हो कि H वाली स्ट्रेचिंग भी आप देख सकते हो 3100 CM इनवर्स के ऊपर मिलेगी आपको ये, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देखा हुआ था। एक बात इसमें और छोटी सी बचती है, वो होता है C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड C कई तरीके के होते हैं, एलिफेटिक भी होता है और एरोमेटिक भी होता है ना। तो एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C जो होता है जनरली ये 1600 से लेके 1650 CM इनवर्स के बीच में आपकी स्ट्रेचिंग देती है। ये भी आपका 1600 CM इनवर्स, कई बार 1550 से लेकर के 1650 CM इनवर्स के बीच में देता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की स्पीक के बेसिस पे एरोमेटिक एलिफेटिक हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। फिर हम कैसे करते हैं? हम CH स्ट्रेचिंग को देखते हैं। क्या करते हैं? CH की स्ट्रेचिंग को देखते हैं। तो जनरल आपका जो sp2 एलिफेटिक वाला होता है वो 2900 से 3000 के बीच स्ट्रेचिंग देता है। जो एरोमेटिक होता है वो आपका जनरली 3100 के आसपास स्ट्रेचिंग देता है, वो भी, ठीक है, 30-50 पास आसपास। तभी जब कुछ स्पेक्ट्रा देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीजें और अच्छे से हमें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। सर हाँ, सर आपने क्या बोला, एरोमेटिक का जो CH बॉन्ड है वो कितनी रेंज पे देगा? ये 3100 के आसपास ही भी रहेगा, ठीक है। ये 3000 के नीचे होता है एलिफेटिक का है अगर आपका तो, ठीक है। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें एम्बिग्यूटी राइज होती है, तो इसीलिए अगर सब कुछ हम क्लियरली इसी से कर ले जाते तो हमें बाकी किसी टेक्निक की जरूरत ही ना पड़ती ना, ठीक है। यस सर। इसका मतलब कुछ ना कुछ लैकिंग इस टेक्निक में है, कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग रीजन है यहाँ पे कई जगहों पे जो कि एम्बिग्यूटी राइज करेंगे। हालांकि हम क्लियरली कई बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं, ठीक है। और बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन देता है ये, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। लेकिन कई जगह पे इंटरमिक्सिंग की वजह से या स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन ना मिलने की वजह से एम्बिग्यूटी अराइज हो सकती है आपके पास में। तो उस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए हम इसके साथ में जो बाकी टेक्निक होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन को भी यूज करेंगे, ठीक है, ओके। तो IR को खत्म करने से पहले कुछ हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। मैं तो क्वेश्चन और आंसर उनका दोनों आपको लिख देता हूँ, क्योंकि वो आपके एग्जाम में अगर याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर नहीं बनेंगे। ये तो एप्लीकेशन आपका एनालिटिकल पोर्शन हो जाएगा। थ्योरेटिकल चीजें आती हैं जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था पिछले क्लास में, कि एनर्जी कैसे होती है, न्यू का डिपेंडेंस म्यू पे कैसे होता है, के पे कैसे होता है। तो उससे से रिलेटेड कुछ चीजें हैं उनको नोट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है खाली, ठीक है। तो क्वेश्चन उनका आंसर या आपको ऑप्शन सहित मैं क्वेश्चन दिखा दूं, आप स्क्रीनशॉट लेना पसंद करोगे? हैं, बोलो, आप स्क्रीनशॉट लेना पसंद करोगे या आप जो है आ, मैं उनको लिख दूं? सर आप क्या कह रहे हो, प्लीज रिपीट। कुछ क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है खाली, ठीक है, IR से रिलेटेड। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना पसंद करोगे या मैं उसको लिख करके समझा दूं? सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लोगे ना? चलिए देखते हैं।
दिख रहा है? ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको दिमाग में नोट कर सकते हैं, रख सकते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है आपको पता है, हमने बताया था, एनर्जी लेता है, बाउंड का वाइब्रेशन होता है और आपको एब्जॉर्प्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, है ना? यस सर। तो when the infrared light frequency matches the frequency of band vibration in a molecule, a peak is recorded on the spectrum। ठीक है, यस सर। हाँ, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे इसका, आप नोट कर सर, लेना। हाँ बोलो। सर वो ऑप्शन भी तो हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग इन द फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन उसका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि फिंगरप्रिंट रीजन दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट रीजन एक्चुअली में आपका पीक्यूआर 7 ब्रांचेस। 700 से लेकर के 1400 के बीच का हम मानते हैं, 1500 मान लेते हैं कई बार, और उसमें बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। उसके लिए हम तभी यूज कर पाते हैं जो हमें सारे कंपाउंड का डेटाबेस दिया हो। ठीक है, और उसको मैच करें हम। विदाउट मैचिंग हम सिर्फ देख करके उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक कंपाउंड का अपना अलग अलग वो रीजन होता है। ठीक है, जैसे देखो ये स्पेक्ट्रा देखा था आपने आईआर का, है ना? इस रेंज में ये ऐसे ऐसे कुछ पीक दिखाता है बहुत सारा। ठीक है, 1400 से लेकर के 700 सीएम इनवर्स के बीच में ये वाली बहुत ही यूनिक होती है पीक। क्या होती है ये? यूनिक पीक होती है ये। यूनिक पीक फॉर ईच कंपाउंड होती है। ठीक है बेटा, ठीक है, बट इसको इसका एप्लीकेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमें डेटाबेस अवेलेबल हो हमारे पास में, अदरवाइज इसका हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिना प्रॉपर डेटाबेस के इसका हम एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओके सर। तो इसीलिए हम फिंगरप्रिंट रीजन यूज नहीं करते हैं, ना के बराबर ही उसका यूज है। वो सिर्फ और सिर्फ आप जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डालोगे तभी कर पाओगे, बाकी और कहीं यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत इफेक्टिव चीज नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो क्या है कि अच्छा, कहीं कहीं पे आप देखोगे तो आपको बेग स्टेटमेंट मिलेगा कि पूरा पूरा जो है आईआर स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। ये आपका 700 से लेके 1400 सीएम इनवर्स का जो रेंज होता है, इसी को हम फिंगरप्रिंट रेंज कहते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पिक हमने आप लोगों को बताया था, ईथर लिंकेज, है ना? सीओसी लिंकेज के लिए हमने बताया था कि 1000 से लेके 1250 सीएम इनवर्स के बीच देखेंगे। बाकी और किसी के लिए हमने नहीं बताया था कि यहाँ पे कुछ देखेंगे हम। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये बहुत ही यूनिक, अगर आपने फिंगरप्रिंट रीजन यूज कर लिया किसी मॉलिक्यूल का, या किसी मॉलिक्यूल का अपने स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया, तो फिंगरप्रिंट रीजन आपको मिल गया, तो आप कंफर्म है कि वो कंपाउंड होगा। लेकिन इसे यूज नहीं किया जा सकता है अनटिल अनलेस यू हैव लाइब्रेरी। ओके, ठीक है। जबकि 1400 के बाद वाला जो रीजन है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है ना, ठीक है, ये ही आप यूज करते हो आईआर का। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ओके सर। तो स्टेटमेंट यहाँ पे था। अच्छा, तो नीचे देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए हमको, एक बार देखना चाहिए कि क्या है। जो हमने बताया उसी चीज को लिखा गया है यहाँ पे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अलाउज यू टू आइडेंटिफाई what functional group are present in a compound. The IR spectrum is created by
recording the frequencies at which a polar bond vibration frequency is equal to the infrared light frequency. The fingerprint region is separate from the functional group region and generally corresponds to carbon-carbon or carbon-hydrogen interactions. While the spectrum can show what group are present in a compound, it cannot be used to find the position of these groups or provide a carbon skeleton. Okay, ठीक है. यस सर. Yes, sir. अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू कंसर्निंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू इजीली डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास, तो नहीं कर सकते हैं. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस बिटवीन एटम्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन एटम्स कर सकते हैं, अभी हमने किया है. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड दो, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देखा था ना हमने. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ कार्बन, नहीं, शेप नहीं कर पाते हैं स्पेसिफिकली हम. द फिंगर प्रिंट रीजन इज मोस्ट इजिली यूज टू डिटरमाइन द, नहीं, गलत है ये, फिंगर प्रिंट रीजन यूज नहीं करते हैं हम. ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन आपको बहुत परेशान करेगा, आपको बिल्कुल अपने डाउट को क्लियर कर लेना है कि फिंगरप्रिंट रीजन आपका 700 से 1400 के बीच में है और इस रीजन का स्पेक्ट्रम हम जनरली यूज नहीं करते हैं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए. सिर्फ और सिर्फ ईथर ग्रुप एक ऐसा है जिसके लिए हमें रीच की जरूरत पड़ती है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती है हमें. ठीक है, ठीक है. तो सी या सीएच स्ट्रेचिंग के लिए फिंगरप्रिंट रीजन मिलता है. ये बात बिल्कुल कंफर्म है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है कि आपका फिंगरप्रिंट आप ही की तरह होगा, किसी और से मैच नहीं कर सकता, उसी तरीके से फिंगरप्रिंट रीजन हर एक मॉलिक्यूल का बिल्कुल यूनिक होता है, लेकिन उसको हम विजुअली आंख से देख करके जो है अब मैच नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसकी यूजफुलनेस नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ही किया जा सकता है. ओके, यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. द वाइब्रेशन बिटवीन एटम इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमने बताया था डाइपोल मोमेंट अगर चेंज होता है तभी होता है ना. हमने सिखाया था कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन को IR से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनके बीच डाइपोल मोमेंट नहीं होता है ना. यस सर. H2 को नहीं कर सकते क्योंकि डाइपोल मोमेंट नहीं होता. Cl2 को नहीं कर सकते क्योंकि डाइपोल मोमेंट नहीं होता. ठीक है, तो क्या आंसर हो जाए इसका? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. Which of the following functional group exhibit the highest frequency in an infrared spectrum? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो इसमें दिया हुआ है आपको, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, नाइट्राइल है और ईस्टर है. हमने आप लोगों को समझाया था कि जो ईस्टर होगा वो आपको 1700 से लेके 1900 के बीच में देगा, नाइट्राइल 2250 देगा, कीटोन 1680 देगा, एल्डिहाइड आपको 1680 1700 के बीच में देगा, CH का 3100 पे देगा, 2700 पे देगा, 2500-2700, और एल्कोहल आपको 3200-3600 पे देगा ना. तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हो गई, बोलो? एल्कोहल. एल्कोहल की. ठीक है, एक बार दोबारा यहाँ पे सारी वैल्यू लिखी हुई है पीक वाइज, तो इनको भी हम देख सकते हैं. ठीक है. An alcohol group in a compound would result in a broad dip around what part of the infrared spectrum? एल्कोहल वाले में ब्रॉड डिप यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहाँ मिलता है? हमने आपको सिखाया था कि 3200 से 3600 के बीच में मिलता है ना. यहाँ पे 3200-3600 के बीच में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? 3400 CM इनवर्स दिया हुआ. ठीक है, यस सर. मिल जाएगा आपका आंसर. ठीक है ना. यस सर. ये है मेरे क्लास के फायदे. अगर आप ढंग से करोगे, अच्छे से सीखोगे, तो आपको दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आंसर आपके डायरेक्ट बनते जाते हैं. ठीक है. An unknown compound is analyzed using infrared spectroscopy. A strong sharp peak is observed at a frequency of 1750 CM inverse. What functional group is present? 1750 ने बताया था कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है. किसके लिए होता है? CO के लिए होता है. किसके लिए होता है? CO के लिए होता है. ठीक है, तो देखो
नाइट्रेल 2250 नहीं हो सकता है, अल्कोहल 32 से 3600 नहीं हो सकता है। एस्टर और कीटोन ये दोनों हो सकते हैं। अब इनमें हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि एस्टर वाले में है कि कीटोन वाले में है। तो हमारे पास दिया है अनसैचुरेटेड कीटोन, मतलब कंजुगेशन दिया हुआ है। तो जब अनसैचुरेटेड कीटोन आपके पास दिया होता है तो आपका जो वैल्यू होती है वो 1680 से लेकर के 1720 के अंदर होती है कीटोन के लिए। और एस्टर का हमने अभी बताया था 1700 से ऊपर होगा, है ना, पीछे बताया था ना, यहाँ पे देखो Yes, इस वाले में ये एस्टर फार एंड एस्टर एब्जॉर्बेंस अबाउट 1750 सीएम इनवर्स, है ना। कार्बोनिल ग्रुप के लिए आपने देखा था 1750 के बीच में था हमारे पास में, ठीक है, ओके। यस सर। तो ये ऑप्शन किसके लिए हो जाएगा, आपके एस्टर के लिए हो जाएगा, ओके, ठीक है। कीटोन क्यों नहीं होगा, क्योंकि कीटोन 1680 से ले, ये अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है एक बार देखते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अनसैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड और है ना, ठीक है, क्या है, एक डबल बॉन्ड CO के अलावा और है। तो जब कंजुगेशन बढ़ जाता है किसी मॉलिक्यूल में, क्या होता है, जब कंजुगेशन बढ़ जाता है किसी मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया हो हमारे पास, तो इस सिचुएशन में क्या बन जाता है, ये माइनस यहाँ चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है, और इस तरीके से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये पार्शियली सिंगल बॉन्ड के तरीके चला जाता है ना ये। तो जब डबल बॉन्ड, हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, डबल से डबल की कम होती है ट्रिपल से। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी सी डबल बॉन्ड ओ की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन की फ्रीक्वेंसी किसी भी हालत में आपकी अगर अनसैचुरेटेड है वो, तो 1750 सीएम इनवर्स नहीं हो सकती है, ओके, ठीक है। यस सर। sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी वही रीजन लिखा गया है, हर एक का वैल्यू दे दे करके। तो ये सारे क्वेश्चन अगर एक बार अपने नोटबुक में आप लिख करके कर लोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू, या जितनी बार लिखा उतनी बार लिखना, ठीक है। लिखने से फायदा ये होगा कि ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि पहली बार आप लोग इनसे, आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा है इन चीजों से, ठीक है। और आगे आप याद रखना कि MSc वगैरह में कभी भी ये चीजें आपको दोबारा से पढ़ाई नहीं जाती हैं, और बिना इनको जाने हुए आप आगे भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो ये आपको हमेशा यूजफुल रहेंगे, हमेशा इनको याद रखना है। तो इनको जितने भी ऑप्शन लिखे हुए आंसर, इनको लिख लिख के ही लिखना। पहले क्वेश्चन लिखना, फिर अपने से आंसर लिखना, फिर इसके आंसर को देखना, फिर उसको कॉपी से लिखना। थोड़ा टाइम 2-3 घंटे का देना है इस पे एक बार, ठीक है बेटा ना। Yes, sir. An IR spectrum reading is taken before and after treating acetone with reducing agent NaBH4. What IR peak reading would be seen for the reactant acetone and for the predicted product? तो सबसे पहले इसके रिएक्शन को लिख लेते हैं हम। रिएक्शन क्या है हमारे पास में, एसीटोन है ना, यस सर। CH3COCH3 है। इसका NaBH4 से रिडक्शन करवाया गया तो क्या बनेगा ये, सेकेंडरी अल्कोहल। यस, CHOH एंड CH3 बनेगा, है ना। अब एल्कोहल बन गया तो ये 3200 से 3400 सीएम इनवर्स या 3600 सीएम इनवर्स के बीच में पीक देगा। और ये कहाँ पे पीक देगा, 1680 से लेकर 1725 सीएम इनवर्स के बीच में पीक देगा, है ना। तो रिएक्टेंट की पीक ये होगी, प्रोडक्ट की पीक ये होगी। अपने ऑप्शन में चेक करते हैं हम, तो देखते हैं अपने ऑप्शन में क्या है। तो हमने अभी सिखाया था कि एसीटोन, देखो ऑप्शन कैसे, कितना इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है। 1750, 1750, 3300, 3300 सीएम इनवर्स दिया हुआ है। और प्रोडक्ट में क्या दिया, 3300, 1000, 3300, 1750, 3300। तो चाहे प्रोडक्ट को फिक्स कर लो, चाहे आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट कर लो। तो मैं प्रोडक्ट को फिक्स करता हूँ। तो
तो प्रोडक्ट 3300 दिया है तो रिएक्टेंट 1000 नहीं हो सकता, 1700 के आसपास होनी चाहिए वैल्यू, है ना। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट 3200-3600 होना चाहिए। तीसरा हो सकता है क्योंकि 3300 प्रोडक्ट का है और रिएक्टेंट का 1700 के आसपास है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि पांचवा हो नहीं सकता, चौथा भी नहीं हो, तो कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको? थर्ड ऑप्शन मिल गया, ठीक है। यस सर। Approximately where would a carbonyl peak be found in an IR spectrum? IR स्पेक्ट्रम में हमने आपको बताया था कार्बोनिल मतलब CO पीक ये 1600 से 80 से लेके 1900 के बीच में पाई जाती है, ठीक है। 1680 से लेकर के 1900 CM इनवर्स के बीच में पाई जाती है। अब उसके बीच में जो पीक है वो देख लो आप, 1000 नहीं हो सकता, 2800 नहीं, 1700 CM आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. After taking an IR spectrum of a sample synthesized in the lab, you have 3 IR peaks. Peak A has a 70 transmittance, peak B has a 50 transmittance, and peak C has a 5 transmittance. Which peak has the greatest absorbance? अब ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस में आप लोगों को रिलेशन पता है या नहीं पता है? यस सर। पता है ना, क्या होता सर है? A equals to negative log T। बिल्कुल। सर क्या है ये? लैम्बर्ट बियर लॉ है। बियर लैम्बर्ट लॉ है, ठीक है। नहीं पता है तो अभी IR के बाद एनमार बताऊंगा, एनमार के बाद में बियर लैम्बर्ट लॉ ही मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें Okay. एक छोटी सी बात दिमाग में रखो, आपको बहुत ज्यादा कुछ याद करने की या समझने की जरूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। आपको क्या दिमाग में रख सकते हो इसमें, ये यहाँ पे दिया भी है आपको आंसर में, A इक्वल टू माइनस लॉग टी होता है और टी आपका ट्रांसमिटेंस होता है, ठीक है। तो मान लो किसी का ट्रांसमिटेंस 100 है तो लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है ना। लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है ना, यस। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये A इक्वल टू -2 और किसी का 10 है तो log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी, ठीक है। या A इक्वल टू P0/P भी आप कई बार इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो जब स्पेक्ट्रम हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमने स्पेक्ट्रम देखा होगा कि हमने जब बताया था, स्पेक्ट्रम दिखाया था आप लोगों को, तो हमने आपको स्पेक्ट्रम ट्रांसमिटेंस और किस में दिखाया था? CM इनवर्स में दिखाया था, है ना, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो हम इस रिलेशन को दिमाग में रख करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ा, बियर लैम्बर्ट लॉ जब पढ़ेंगे तो इसको दोबारा देखेंगे इस चीज को, ओके। Yes, sir. सर। तो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं, पीक सी का ट्रांसमिटेंस सबसे कम था तो एब्जॉर्बेंस इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, ओके, यस सर। ठीक है। ए का 70 ट्रांसमिटेंस था, बी का 50 था, सी का सबसे कम तो इसका एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा, ओके ना। इस चीज को एक बार ऐसे भी देख सकते हैं हम, कैसे देख सकते हैं? A इक्वल टू आपका माइनस लॉग टी होता है, इसको ऐसे ना लिखो, A इक्वल टू इसको log 1/t लिख दो, है ना, यस सर। ठीक है। अब log हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, क्या होता है बेटा? पॉजिटिव नंबर होता है, और t जितना बड़ा होगा A उतना छोटा हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर। ठीक है राहुल। Yes, sir. Yes, sir. जिसका ट्रांसमिटेंस ज्यादा उसका एब्जॉर्बेंस कम, ओके। अगला देखते हैं, What is the absorbance of an IR peak with a 25% transmittance? अब आपको T दे दिया है ना, 25%, ओके। तो A इक्वल टू log 1/t में पुटअप करके A आप कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ये कैलकुलेट करके यहाँ दिखाया भी है। यहाँ पे 2 माइनस क्यों किया गया, कोई बताएगा मुझे?
किसका बताओ? सर ये परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस के बीच में रिलेशन है, वो जो रेशियो होती है ना हाँ उसकी वजह से। बिल्कुल, इसलिए हुआ ये, क्योंकि जब आप परसेंटेज लिखते हैं तो परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। सर 25% का मतलब होता है 0.25, है ना? ओके। yes sir, तो जब आप इसकी वैल्यू लिखोगे यहाँ पे a इक्वल टू लॉग 1/t, और इसको परसेंटेज में लिखना होगा अगर आपको, तो ये हो जाएगा log 1/t, है ना? और t का परसेंटेज लिखना है आपको, तो इसको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा आपको? 100 से, है ना? तो इसको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा log 100 अपॉन t परसेंटेज, है ना? ठीक है। log m/n yes को sir, लिखते हैं log m माइनस log n, लिखते हैं। यस ठीक सर। है। ये log 100 की वैल्यू 2 होती है, माइनस log t परसेंटेज हो गया ये आपका a हो गया। ये सर बियर लैम्बर्ट लॉ के ही एप्लीकेशन है। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? a इक्वल टू एप्सिलॉन CL होता है। ठीक है। जहां पे C आपका कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। L आपकी ट्यूब लेंथ होती है, और एप्सिलॉन को एब्जॉर्बिटी कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। यस ओके। ये एब्जॉर्प्शन yes sir, कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ओके। तो इसको भी आगे चल करके एक बार और देखेंगे, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, एग्जाम में आता है, तो इसको देखेंगे हम। ठीक है। yes sir, मजा आ रहा है? क्वेश्चन बन रहे हैं? यस सर। yes sir, What is the absorbance of an IR peak at 17% transmittance? तो सिंपल है, 2 माइनस log 17 हो जाएगा, है ना? यस सर। ओके। What is the absorbance of an IR peak with 30? अब ये क्या वैल्यूज दी हुई हैं, अलग अलग चेंज हो रही हैं, खाली पुटअप करके वैल्यू निकालते चले जाना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है बेटा? ओके। यस सर। yes sir, अब एक रियल टाइम एग्जांपल और देखते हैं हम। ये तो एनमार हो गया। अब जैसे क्या है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दो, ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, ये क्वेश्चन आपको 2 साल बाद जो फाइनल ईयर में एमएससी करोगे बेटा तब मिलेगा आपको। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि इसको हमें भूलना नहीं है। Deduce the structure of unknown compound using the following: 1 HNMR, spectrum, mass spectroscopy data and IR। इसका मतलब सिर्फ IR से कंपाउंड नहीं बन सकता ना, बाकी चीजें भी, लेकिन IR भी जरूरी है। तो इस कंपाउंड में देखो ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी देखो, 3100 दिया हुआ है, 2900 दिया है, 2800 दिया है, 1740 दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है। तो 1740 और 1600 हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट का है ना? ये हमें बताएगा कि हमारे मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप है ही है। अब बाकी डिड्यूस करने में कार्बोनिल ग्रुप मिल गया, देखो हर एक में कार्बोनिल है, इसमें भी कार्बोनिल है, इसमें भी इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। कम से कम सी को आप IR से इलिमिनेट कर दोगे। ठीक है। सी आपका IR से एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन डी, बी और ए ऑप्शन बचा रहेगा आपके पास में। अब देखो बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन में दोनों सिमेट्रिकल CO है ना? है ना? क्या है? दोनों सिमेट्रिकली CO है। इसका मतलब बी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे CO की 2 पीक दी हुई है आपको, एक 1740 पे दी हुई है, एक 1600 पे दी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है, क्वेश्चन ये उठेगा कि सर बेंजीन रिंग का भी तो 1600 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस लेवल पे अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि ए होगा, बी होगा या डी होगा, लेकिन हमें IR से पता चल गया कि सी नहीं हो सकता है इसका आंसर। ठीक है। ए, बी या डी कुछ भी हो सकता है, सी नहीं हो सकता है। तब ए होगा, बी होगा या डी होगा, इसको जानने के लिए जो है
हम बाकी स्पेक्ट्रम को देखेंगे। किसको देखेंगे? एनएमआर को देखेंगे, मास को। तभी एनएमआर हमने पढ़ा नहीं है, तो आगे भी इसके बाद एनएमआर पढ़ूंगा तो फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, ठीक है? Yes, ओके। sir. अब देखो कंपाउंड दिया है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O दिया है, IR दिया हुआ है और CMR दिया हुआ है, ठीक है? तो हम देखो, हमें अभी CMR नहीं पढ़ा हमने, तो हम CMR पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ IR वाले को देखेंगे और देखेंगे IR से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो IR से हमें पता चला कि इसमें 3450 है, 1150 है। तो 3450 अल्कोहल के लिए होता है, 1150 जो होता है ये भी CO के लिए होता है। किसके लिए होता है? CO के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम बहुत स्पेसिफिकली डिड्यूस नहीं कर सकते इसको कि ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी है या क्या है। तो फिर कैसे करेंगे? इसका मतलब हमें किसी और टेक्निक की जरूरत है। वो कौन सी टेक्निक होगी? सेकेंड टेक्निक, वो होगी एनमार, जो कि अभी इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है? अगला कंपाउंड देखो, सिर्फ 1600 CMnOs दिया हुआ है। 1600 CMnOs C डबल बॉन्ड C के लिए होता है ना? देखो ये कंपाउंड है आपके पास। अब इस सिर्फ IR के बेसिस पे आप कंपाउंड नहीं निकाल सकते हो, तो मैं चाहूंगा इन दोनों कंपाउंड को आप नोट कर लो, और अभी मैं आगे जब एनमार पढ़ाऊंगा मैं ये दोनों कंपाउंड आपसे पूछूंगा, तो इसका स्ट्रक्चर हमें बताना, या ग्रुप में आप इसकी फोटो शेयर कर देना, ठीक है? ओके, मैं इन्हीं दोनों Yes, sir. कंपाउंड को लेकर के एनमार आपको दिखाऊंगा कि एनमार की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ रही है। ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है? क्योंकि देखो IR से इनको हम डिड्यूस नहीं कर सकते इन कंपाउंड्स को, ठीक है? मतलब हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? वो हमको IR के बजाय एनएमआर चाहिए होगा, ठीक है? तो आप एनएमआर देखेंगे और फिर देखेंगे इन कंपाउंड को हम कैसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करें एनएमआर। यस सर। Yes, sir. कैसे आपने एनएमआर पढ़ा है? थोड़ा बहुत कुछ? यस सर, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग पढ़ी है, जैसे क्वाड्रोपोलर स्ट्रक्चर वगैरह, अच्छा, लार्मर प्रिसीजन। लर्नर प्रिसिशन वगैरह आपने देखा हुआ है। ओके, देखो हम ये सब कुछ नहीं देखेंगे, हम बहुत सिंपल सिंपल चीज, सिर्फ वो चीज देखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन बने, है ना? यस सर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, ठीक है? राहुल, राहुल, Yes, sir. आपने लेंज लॉ पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नाइन्थ या Sir, 10th क्लास में पढ़ा होगा लेंज लॉ। नहीं पढ़ा सर। चलो, सिंपल चीज वो क्या कहता है कि ए मूविंग चार्ज, क्या कहता है वो? ए मूविंग चार्ज, है ना? मूविंग चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? Yes, sir. या मैग्नेट को मूव करते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, जैसे कि हम डायनमो वगैरह में यूज करते हैं इसी प्रिंसिपल को, है ना? ये इसलिए होता है क्योंकि जो मूविंग चार्ज होता है दैट बिहेव्स एज अ टिनी मैग्नेट। कैसे बिहेव करता है वो? टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसकी थ्योरी ये कहती है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, क्या है, कोई भी एटम है आपके पास में, अगर उसका इंटीग्रल वैल्यू आई, क्या है, उसका इंटीग्रल वैल्यू आई जीरो नहीं है, उसका इंटीग्रल वैल्यू आई जीरो नहीं है, आई जीरो नहीं है,
तो वो NMR एक्टिव होगा। क्या होगा वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, इस Yes, आई sir. को स्पिन इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिन इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं है किसी मॉलिक्यूल का तो वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। और इसी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस में। किस में यूज करते हैं? NMR में यूज करते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है, हम कैसे पता करेंगे कि NMR एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी है कौन सी नहीं है? तो हम अगर ये पता कर लेंगे कौन सी न्यूक्लियाई NMR एक्टिव नहीं है तो जो बचेंगे वो सारी एक्टिव हो जाएंगे। तो जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास both are even will have I equal to 0 and will be NMR inactive. तो अगर आपका मॉलिक्यूल NMR इनएक्टिव है तो उसकी पहचान आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से करोगे। एक कुछ एग्जाम्पल मैं इसी का लिख रहा हूं और आपको बताना है कि ये NMR इनएक्टिव है कि नहीं है। ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है। आपको बताना है कि ये NMR एक्टिव है कि नहीं है। सर इनएक्टिव। NMR इनएक्टिव है ये। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, इसका 6 होता है, इसका 12 होता है। ठीक है, तो दोनों sir. इवन है, ये NMR इनएक्टिव होगा। मतलब ये हुआ कि इन एटम को NMR में यूज नहीं कर सकते हैं। अब बाकी जो भी पॉसिबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितना बनेगा सारे NMR एक्टिव होंगे। जैसे 1H1 1H2 C613, ठीक है, क्या है? C613, बोरान 510R5B11 होते हैं, दो आइसोटोप होते हैं इसके। ये 80% होता है, ये 20% होता है। तो देखो इसमें बताओ क्या सबके सब NMR एक्टिव हैं? यस सर। सबके सब NMR एक्टिव हैं। क्यों कसका? सर कार्बन 6 जो है वो NMR एक्टिव कैसे हो सकता है? देखो इसका मास 8 हो गया, C613 है ये। यस 612 नहीं लिया है हमने, क्या लिया है? 13 लिया है। ठीक है, ओके सर। NMR इनएक्टिव वही होंगे जिनका I 0 होगा और I उन्हीं का 0 होगा जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों इवन हो। ओके, ठीक है। यस तो अब Yes, sir. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अमंग दीज न्यूक्लियाई व्हिच आर NMR एक्टिव एंड व्हिच आर NMR इनएक्टिव, तो आई थिंक आप बहुत इजीली इस चीज को बता ले जाओगे। यस सर। ओके, अब हम दो तरीके का NMR यूज करते हैं। एक होता है 1H NMR। क्या यूज करते हैं हम? 1H NMR यूज करते हैं। दूसरा यूज करते हैं 13C NMR। ठीक है, तो 1H NMR क्या करता है? ये हमको देता है इंफॉर्मेशन about hydrogen atoms and about number of hydrogen atoms. Gives information about number of hydrogen atoms and its chemical environment. ये क्या देता है इंफॉर्मेशन? ये हमें देता है इंफॉर्मेशन
about number of carbon atoms. अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या आती है ये वर्ड लिखने में कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बजाय मैं लिखूं, अगर यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। देखो मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं और इसी का मीनिंग आपको समझना होगा। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या देता है ये? टाइप ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब सिर्फ कार्बन और उसके केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये। ओके, क्या करता है ये? टाइप ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में खाली इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे ये नंबर भी देता है और इन्वायरमेंट के बारे में भी देता है, मतलब टाइप भी देता है और नंबर भी देता है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइप देता है, नंबर आपको नहीं बता पाता ये। इसका रीजन ये होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें C12 और C13 दोनों होते हैं ना। ये आपका 99% के आसपास होता है, ये आपका 1% के आसपास होता है। तो जैसे आपने CH3COOH मॉलिक्यूल लिया है ना, तो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल है तो आपके इसमें 99 मॉलिक्यूल जो होंगे जिसमें C12 होगा, और C12 होगा तो वो एनवायर एक्टिव होगा, और एक मॉलिक्यूल होगा जिसमें ये C13 होगा, ये भी C13 होगा, है ना। बात समझ में आ गई ना। तो 100 मॉलिक्यूल में सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए सिग्नल मिलता है आपको। तो चूंकि ये बहुत वीक या कम परसेंटेज या कम अबंडेंस होता है, इसलिए जो इसकी पीक्स मिलती हैं वो बहुत छोटी छोटी पीक्स मिलती हैं, उनको हमें 1000 टाइम्स करना पड़ता है। इसको 10 स्कैन ले लेते हैं, बढ़िया पीक आ जाती है, इसको 2000 स्कैन करना पड़ता है, 5000 स्कैन करना पड़ता है हमको, मतलब मैनी टाइम करना पड़ता है, तब जाकर की पीक दिखनी स्टार्ट होती है इसकी। तो इसलिए जो इसकी पीक्स होती हैं वो हमें कभी नहीं बता पाते हैं कि कितने नंबर के लिए पीक्स है ये, जबकि ये वाली जो इंफॉर्मेशन होती है बताता है कि जो पीक है वो कितने हाइड्रोजन के लिए पीक है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। ओके, कि कार्बन 13 का अबंडेंस कम होता है, इसलिए इसका स्पेक्ट्रम हम कई बार रिकॉर्ड करते हैं, नंबर ऑफ स्कैन बहुत ज्यादा यूज होता है, और उस वजह से जो है बहुत स्पेसिफिकली हमें पता नहीं चल पाता है कि जो है एग्जैक्टली कितनी पीक कितने कार्बन को बता रही है। लेकिन टाइप पता चल जाता है, क्योंकि टाइप किससे जुड़ा हुआ है? ये केमिकल इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। किससे? केमिकल इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, चूंकि ये रिजोनेंस है, क्या है बेटा? ये रिजोनेंस है। और रिजोनेंस क्या कहता है? रिजोनेंस क्या कहता है कि जब अप्लाइड एनर्जी या तो इक्वल होगी या उसका मल्टीपल होगी n टाइम्स ऑफ जो इसका एनर्जी बैंड गैप है, ठीक है, जो इसका एनर्जी सेपरेशन है डेल्टा ई है, ये सिचुएशन बनेगी तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपर लेवल में चला जाएगा, वहां से फिर लोअर लेवल पे आएगा और एक इमिशन निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, और जिसको हम यहाँ पे मशीन से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये जो अप्लाइड एनर्जी होती है ये एक्चुअली में सब कुछ नहीं होती है, इसके बजाय हम यूज करते हैं इफेक्टिव एनर्जी। क्या यूज करते हैं? इफेक्टिव एनर्जी। और जो इफेक्टिव एनर्जी होती है इसको बी लिखते हैं, अप्लाइड एनर्जी को B0 से लिखते हैं, इसको 1 माइनस सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा आपका जो होता है इसको हम बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है केमिकल इन्वायरमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है ये? केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, कि किसका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे एक कार्बन के साथ में H जुड़ा हुआ है, इसके साथ में Cl जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ है। अब हम सबको पता है
कि जो Cl होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना। तो ये हाइड्रोजन जिस Yes, sir. कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। ठीक है, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, जबकि यहाँ पे ये डीसील्ड हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन जो था भी इसके पास में वो किसी और ने पुल कर लिया, खींच कर लिया, है ना। तो जब ये डीसील्ड इसके पास सील्डिंग हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको सील्ड कर देगा। सिग्मा आपका नेगेटिव होने का मतलब कि सील्ड कर, किसी चीज को अगर आप सील्ड कर दे रहे हो तो जैसे मान लो एक एग्जांपल है, आज की ठंडी चल रही है, कोल्ड चल रहा है, तो आप क्या करते हो, बनियान पहनते हो, फिर शर्ट पहनते हो, फिर स्वेटर पहनते हो, फिर जैकेट पहनते हो, फिर उसके ऊपर वाटर प्रूफ भी पहनते हो अगर आपको बाइक चलानी है या गाड़ी जाना है ना, पहनते हो ना ये चीज है। ठीक है, पहनते नहीं पहनते हो? यस सर। Yes, sir. ये आप हो गए, है ना। और आपके बाद में आपने इसको नीचे इतना सारा टोपी लगा लिया, लपेट लिया, क्यों कर लिया? ताकि आपको हवा आपके तक ना पहुंच पाए इसको, है ना। आप क्या कर रहे हो, अपने आप को शील्ड कर रहे हो। जबकि जब गर्मी का मौसम होता है तो आप क्या चाहते हो कि कुछ भी ना पहनना पड़े तो बहुत अच्छा है, पसीने की वजह से परेशान होते हैं, क्यों? तब आप चाहते हो कि आपको हवा टच करे, है ना। ठीक है, तो Yes, ठंडी sir. में इस अपने आप इस हवा को अपने पास, मतलब अपने आप को आप शील्ड कर रहे हो, तो आपके पास तक पहुंचने के लिए हवा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरीके से जहां पे शील्ड हो रहा होता है, क्या होता है, जहां पे शील्ड हो रही होती है वहां के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, इसकी इक्विवेलेंट करने के लिए एनर्जी को जो है आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि ये वैल्यू तो जो है फिक्स है, इन्वायरमेंटल है। इस वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ता है, ये वैल्यू इसके वैल्यू इक्वल होने करने के लिए। तो जो शील्ड होता है उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जो शील्ड होता है वो चूंकि कपड़ा पहना नहीं है तो हल्की भी हवा चलेगी तो आपको लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनता है। यहाँ पे अगर आप एनर्जी को प्लाट करते हैं इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो पीक यहाँ पे आएगी इसका मतलब वो शील्डेड पीक होगी। किसका होगी? शील्डेड पीक होगी। और जिसकी पीक यहाँ पे आएगी वो क्या होगी? डीशील्डेड पीक होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, Yes, sir. तो एक एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2Cl ले लिया हमने, है ना। ठीक है, CH3, अब इसमें देखो दो तरीके के इन्वायरमेंट हैं, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H और Cl, दो तरीके के इन्वायरमेंट है आपके पास। एक इन्वायरमेंट इसका बनेगा और एक इन्वायरमेंट इसका बनेगा, है ना। ठीक है, यस Yes, सर। sir. ये डीशील्डेड है ना। तो यानी अगर इसका स्पेक्ट्रा निकाल करेंगे, दो पीक इसमें हमको ऐसे मिली हुई है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सी पीक किसके लिए होगी। अगर मैं इनको A कह दूं और इसको मैं B कह दूं, तो हम बता सकते हैं A के लिए कौन सी पीक होगी, B के लिए कौन सी पीक होगी। Yes, sir. बताओ, ये पीक 1 है, पीक 2 है, A के लिए कौन सी पीक होगी? 1 होगी, 2 होगी? Sir, 2 होगी. A के लिए 2 होगी? नहीं नहीं नहीं, 1 होगी। 1 होगी। ठीक है, कैसे 1 होगी? ये पीछे देखो, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना, इसको डिसील्ड Yes, कर sir. रहा था, है ना। Yes, sir. डिसील्ड कर रहा था, मतलब इस आप गर्मी का मौसम है, आपने कम कपड़े पहने, हल्का से भी हवा चलेगी, ई की वैल्यू बिल्कुल कम होगी तो भी ये मिल जाएगा आपको, है ना। और ये Yes, सील्ड हो sir. रहा है, या सील्ड नहीं हो रहा है कम से कम इसके कंपैरिजन में डिसील्ड तो नहीं हुआ, है ना। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरीके से ये आपका A के लिए हो जाएगा, ये आपका B के लिए हो जाएगा। तो अब हमें अगर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसके स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं, तो हम दो चीज बता सकते हैं। पहले चीज बता सकते हैं उसमें कि नंबर ऑफ पीक्स कितने होंगे, कितना नंबर ऑफ पीक्स कितने होंगे, और व्हिच पीक फॉर व्हिच होगा, बता सकते हैं ये बात।
Yes, sir. यस सर। चलिए एक केस और देखते हैं। CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, CH2Cl ले लिया। इसमें बताओ कितने तरीके के हाइड्रोजन है, कितने तरीके का केमिकल एनवायरनमेंट है? सर 3। कितने तरीके के केमिकल एनवायरनमेंट है? 3 तरीके का केमिकल एनवायरनमेंट है। ये Cl से जुड़ा हुआ है, ये आपका CH3 C से जुड़ा हुआ है, ये किसी और से नहीं जुड़ा हुआ है ना। ओके यस सर। ये कितना पीक देगा आपको? 3। इसमें 3 पीक होंगे। अब मान लो 3 पीक आपको ऐसे 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 दिया हुआ है ना, ठीक है। 3 पीक्स आपको ऐसे 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 दिया हुआ है। अब आपको बताना है पीक 1 हो गई, पीक 2 हो गई, पीक 3 हो गई। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कौन किसके लिए होगा? सर A फर्स्ट के लिए, B सेकंड के लिए और C ए हो जाएगा फर्स्ट के लिए, बी हो जाएगा सेकंड के लिए, सी हो जाएगा थर्ड के लिए। बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके। अब इस मॉलिक्यूल के में बताओ कितने एनवायरनमेंट है? CHCl CH3 कितने एनवायरनमेंट है, कितना पीक देगी ये? सर 2। इसमें 2 एनवायरनमेंट है ना। सर 2 पीक। ए और बी, ये कितना पीक देगा? 2 पीक। 2 पीक देगा। ये पीक 1 हो गई, पीक 2 हो गई, कौन किसके लिए होगा? 2 वाली शील्डेड के लिए बी। 2 वाली हमारे गलत कर गए इसका, 2A के लिए होगा। शील्डेड ए है और डी शील्डेड बी है ना, ठीक है। Yes, यस सर। हाँ, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो आप देखो इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन है? ये इसका भी फार्मूला C3 है, H7Cl है, इसका भी फार्मूला C3H7Cl है। ये दोनों क्या हुए फिर? आइसोटोप। isomer. आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है ना। सर यस Yes, सर। sir. ये नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है। अब इसको आप IR यूज करके कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, ठीक है। IR यूज करके इसको आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट इसको? 1H NMR यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? यस सर। बात समझ में आ रही ना? Yes, sir. यस सर। ओके। CH3 CH2 CH2 CH2Cl CH3 CH2 CHCl CH3 CH2 CH3 C CH3 CH CH2Cl, ये 3 आइसोमर बने हुए हैं। अब आपको बताना है इन तीनों में कितनी कितनी पीक आएगी। तो उसके लिए पहले आपको पता करना हर एक कंपाउंड में कितने केमिकल एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन है। बताओ मुझे फटाफट। पहले वाले में 4 टाइप। पहले वाले में 4, तो मतलब कितना पीक देगा ये? 4 पीक 4। है ना। इसमें कितना पीक दे, कितना एनवायरनमेंट है? सर 3। 3, sir. 3 है पक्का? नहीं, नहीं 4 है। इसमें भी 4 है। और इसमें? Yes, sir. हम्म इसमें सर 3 नहीं है. ये 3 है। इसमें 3 है ना। तो यस सर। देखो 1H NMR यूज करके इन दोनों से इस वाले को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। Yes, sir. यस सर।
लेकिन इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अभी आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो अब हम 1 का अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो 1 अगर आपने कभी स्पेक्ट्रा देखा हो तो कभी भी पीक उसकी ऐसे ऐसे नहीं होती है। कैसे होती हैं? उसकी पीक ऐसे ऐसे बंच की तरीके से होती है। ठीक है, कैसी होती है पीक? ये ऐसी पीक होती हैं। तो इसके बारे में हमने जान लिया, नंबर यहां से देख के पता चल जाएगा। अब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी होगी। किसके बारे में? इसके बारे में, जो ये आपका स्प्लिटिंग हुआ ना ये, तो अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान जाएंगे तो हम और इजिली इसको कर पाएंगे। तो इसके बारे में रूल क्या होता है कि ये जो पीक है ये कितने भाग में बटेगी, इसका रूल होता है n+1 रूल। क्या होता है ये? n+n रूल, where n is number of neighboring hydrogen atom। ओके, क्या है? n is number of neighboring hydrogen atom। नाइबरिंग का मतलब होता है जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके बगल वाले हाइड्रोजन की बात करेंगे हम। ठीक है, ओके। जैसे मान लेते हैं इसका पीक है हमारे पास, है ना। तो इसका पीक ऐसे आया हुआ था। नहीं, चलो और सिंपल करते हैं, पहले सिंपल केस लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने ले लिया कि इसका केस है, इस वाले का केस है। इसका पीक ऐसे आया हुआ है, लेकिन अब ऐसे पीक तो आता नहीं है। तो अब इसका ये वाला पैटर्न कैसे बनेगा, इसमें कितनी पीक बनेगी? तो इसको जानने के लिए इसके बगल वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन एटम है? कितना है? 2 है। तो 2 की वैल्यू यहां पुटअप करोगे तो 2+1 कितना हो जाएगा? 3। यानी नीचे वाले में 3 पीक बनेगी। ये ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? 3 पीक बनेगा। जब आप रियल स्पेक्ट्रा देखो तो उसमें 3 पीक ऐसे मिलेगी। और इन पीक का जो इंटेंसिटी होता है वो एक रूल फॉलो करता है। रूल क्या फॉलो करता है? जब 2 पीक सिस्टम होगा, कितना पीक होंगे? 2 पीक होंगे, तो उनका रेशियो 1:1 होगा। जब 3 पीक होंगे तो उनका रेशियो 1:2:1 होगा। ये पास्कल ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है? ये रेशियो पास्कल ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, और जब ये 4 पीक होगा तो ये आपका 1:3:3:1 बनाता है। ठीक है, तो हमको 2, 3, 4 तक ही आपके लेवल पे आएगा, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो बहुत सिंपल होता है इसमें बनाना। ये 1 था तो नेक्स्ट टाइम पे 1 लिखा, 1+1 2 कर दिया। अब ये 1 2 3 था तो 1 लिखा, 1+2 3, 1+2 3 कर दिया। नेक्स्ट पे जाएंगे हम तो 1 लिखेंगे हम। ठीक है, ओके। यस सर। तो आगे इसको बनाते जाएंगे, लेकिन हमारे लेवल पे बस इतना ही है। बस 4 पीक का खाली याद रखेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ओके। 4 से ज्यादा जो होगा उसमें हम रेशियो ना बना करके ऐसे हम गोला बना देंगे। ओके, इस वाले पीक का कितना सिग्नल देगा? अगर इसका पहला सिग्नल ऐसे आया हुआ तो इसका कितना पीक बनेगा इसमें? तो इसके बगल में कितना एच है? 2 है ना। ये भी कितना बनाएगा? 3 पीक। रेशियो 1:1, ये इसका डबल है ना। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल को फिर से बनाते हैं। हटा दे, देख लिया, लिख लिया। यस सर। चलिए, इसमें 4 पीक बनेगा, इसमें भी 4 पीक बनेगा, है ना। ठीक है, इसमें भी 4 पीक बनेगा, इसमें भी 4 पीक बनेगा। तो 4 पीक बनाते हैं इसमें। ये सबसे पहले बनेगा यहाँ,
फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। ये पीक की ऊंचाई जो होती है, ये आपका ऊंचाई चौड़ाई नंबर ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में होती है। ये 2 का 2 का 2 का, ये 3 का, तो इसको मैंने बड़ा बनाया है। इसमें बनाते हैं, तो इसमें बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, इस वाले का सबसे आगे बनेगा 2 पीक का, 1 हाइड्रोजन खाली है। कितने पीक, कितने हाइड्रोजन का ये 1 हाइड्रोजन का बनेगा, फिर 2 हाइड्रोजन का बनेगा, है ना। अब फिर 3 हाइड्रोजन के बनेंगे आपके ऐसे ये। तो पहली चीज इसमें 2H का, 2H का, 2H का, 3H का, इसमें 1H का, 2H का, 3H का, 3H का, है ना। ओके, यस सर। अब देखो यहीं से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे, हो जाएगा। इसमें Yes, sir. 3H की 1 पीक है, इसमें 3H की 2 पीक्स हैं। ओके, यस सर। इसमें Yes, sir. 1H की कोई पीक नहीं है, इसमें 1H की पीक है। ओके, चलो सर, और देखते हैं आगे बढ़ करके, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं सर, इसको। बोलो। सर जो आपने वो रूल बताया था कि जैसे उस कार्बन की 2 हाइड्रोजन है तो उसमें 3 पीक होंगी, तो वो क्या था? उसको भी, वो स्प्लिटिंग पैटर्न है, उसको भी अभी आगे इसी में बनाते हैं, इसी को आगे बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। अब इसी का हम रियल स्पेक्ट्रा बनाने चल रहे हैं। तो रियल स्पेक्ट्रा बनाएंगे जब, तो ये पीक है, तो इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, तो इसका पीक कितना बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, है ना। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। 3 पीक को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। 2 पीक को क्या बोलते हैं, डबलेट, ठीक है। 4 पीक को क्या बोलते हैं, क्वार्टरेट। ओके, उसके ऊपर Yes, sir. 5 को पेंटेट, लेकिन 5 के ऊपर जाते ही जो आता है उनको मल्टीप्लेट बोलना शुरू कर देते हैं। अब इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैंने ए कर दिया, इसको मैंने बी कर दिया, इसको सी कर दिया, इसको डी कर दिया। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बी के बगल वाले हाइड्रोजन के पास कितनी कितनी पीक है, तो 2 इसके पास में है, 2 इसके पास में है, तो ट्रिपलेट का ट्रिपलेट बनाएगा, तो इसको मैं हम ऐसे मल्टीप्लेट, इसको ऐसे मल्टीप्लेट बना दे रहे हैं। क्या बनाते हैं, मल्टीप्लेट बना दे रहे हैं। इस वाले को देखो, तो इसके बगल में 2 है, इसके बगल में 3 है, ये ट्रिपलेट बनाएगा, ये 3 वाला क्वार्टेट बनाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पीक बन जाएगा। तो 12 पीक लिखना संभव नहीं, तो इसको भी ऐसे बना देते हैं। इसको क्या लिखते हैं, मल्टीप्लेट लिखेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेट बोलेंगे इन दोनों को। इस वाले का देखो, तो इसका भी ट्रिपलेट बनेगा, बन जाएगा। Yes, sir. चलो अब इस वाले का स्पेक्ट्रम का पैटर्न देखते हैं हम। इस वाले H का देखो, इसके अगल बगल कितने H हैं, यहाँ पे 3 है, इधर 2 है ना। तो 3 और 2 5 H मिल गए। 5 H का मतलब हुआ कि ये भी मल्टीप्लेट बनेगा, बनेगा है? यस सर। Yes, sir. ये आपके पास में ये भी मल्टीप्लेट बनेगा, CH2 वाला। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन आती है CH2 और CH3 में कि कौन सा पीक पहले आएगा, CH2 पहले आएगा, CH3 पहले आएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये होगी कि CH3 पहले आएगा। क्या आएगा, CH3 पहले आएगा। CH3 पहले क्यों आएगा, बोलो। CH3 इस CH2 को एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी तो है इसके पास में ना, है ना। तो यस Yes, सर। इसकी कंपैरिजन में इसके पास थोड़ी सी शील्डिंग होगी। तो अब इस CH3 की हम पीक लिखते हैं। ये क्या बनेगा, इसके साथ में 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो ये डबलेट बनेगा। 3H का डबलेट है आपके पास में, ये एक 1H का मल्टीप्लेट है। ये 2H का बनेगा, तो 3 है इसके पास में, और एक यहाँ पे 3 1 4 पीक हो जाएंगे। तो ये आपका डबलेट और उसका 4 8 पीक बनाएगा, यानी ये भी मल्टीप्लेट बन जाएगा 2H का। आइए CH3 क्या बनेगा, ये ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि 2 ही है ना।
तो एक्चुअल Yes, sir. स्पेक्ट्रा भी अगर आप देखो, एक्चुअल स्पेक्ट्रा भी आप देखो, तो इसमें जो आपकी सबसे ज्यादा डाउन फील्डेड पीक है या सबसे कम एनर्जी वाली जो पीक है आपके पास में, वो ट्रिपलेट है, और इसमें जो सबसे कम एनर्जी वाली पीक है वो मल्टीप्लेट है। क्लियर हो गया? ठीक है। Yes, sir. तो बहुत इजीली स्पेक्ट्रा देख करके इन दोनों आइसोमर को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये तो सिर्फ नंबर ऑफ पीक काउंट होकर के हो जाएगा। ये नंबर ऑफ पीक के बाद में इसके अंदर जाकर के इसको देखना पड़ता है कि पीक कैसी है, पीक का नेचर कैसा है। तो पीक का नेचर देखेंगे तो ये 2H के लिए था, ये 1H के लिए था, और इसका पैटर्न आपका ट्रिपलेट है, इसका पैटर्न मल्टीप्लेट होगा। अगर बहुत सारी पीक इसमें एक साथ है तो ये कंपाउंड हो जाएगा, अगर वेल डिफाइंड ट्रिपलेट है तो ये कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे हम। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करेंगे? डीशील्डेड। डीशील्डेड मतलब अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना? Yes, sir. लो एनर्जी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ऑन स्पेक्ट्रम, लेफ्ट हैंड साइड ऑन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो एक ही चीज को याद रखेंगे, अगला वाला इसका उल्टा होता जाएगा। ओके। लेफ्ट हैंड लो एनर्जी डीशील्डेड। ठीक है। ओके। यस सर। Yes, sir. अब एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम मिलता है आपको, उसमें एनर्जी के टर्म में वैल्यू नहीं मिलती है, उसमें आपको पीपीएम के टर्म में वैल्यू दी होती है। किसके टर्म में दी होती है? पीपीएम के टर्म में वैल्यू दी होती है। ठीक है। तो पीपीएम डिफाइन कैसे होता है? पीपीएम डिफाइन होता है डेल्टा पीपीएम डिफाइन कैसे होता है? ये आपका डिफाइन होता है डेल्टा, जो आपका कंपाउंड है, जो आपका सैंपल है, और डिवाइड बाय जो आपका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं। तो अब उससे पहले एक छोटी सी पॉइंट और जानना चाहिए हमको। ठीक है। ओके। एक चीज और जानना चाहिए हमको। हम एक कंपाउंड होता है टीएमएस, टेट्रामिथाइल सिलेन, सिलिकॉन CH3 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 CH3। ठीक है। तो पीपीएम को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको? केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइड बाय इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी, इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है। ये पीपीएम की डिफिनीशन होती है, बट एक्चुअल डिफिनीशन जो हम यूज करेंगे उसके लिए 1 मिनट का वेट करेंगे और टीएमएस जानेंगे। इसको हम एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं इसको? हम एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं एनएमआर सैंपल के लिए। और यहाँ पे ध्यान देखो, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, यानी कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन, है ना? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर, आपने क्या बोला? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से कम होगी या ज्यादा होगी?
बोलो सर ज्यादा होगी। पक्का? बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। CH और SiH में C की इलेक्ट्रॉनिटी S से ज्यादा होती है और CH का इलेक्ट्रॉन पुल करता है, जबकि सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन H को देता है। ठीक है? यस सर। ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिटी 2.55 होती है, सिलिकॉन की 1.90 होती है। कार्बन की 2.55 होती है, सिलिकॉन की 1.90 होती है ना? तो सिलिकॉन इज यस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ओके? यस सर। तो क्या करता है सिलिकॉन? इन सबको अपना इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है ना? ठीक है? ओके? यस सर। तो अब इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? शील्डेड हो गया ना? शील्डेड हो गया। तो सबने डिसाइड क्या किया, जब सिलिकॉन का यानी ट्राइमिथाइल सिलेन का एनमार लेंगे, अब इसका पीक जहां पे आएगा उसको हम 0 ppm बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 ppm। 0 ppm बोलेंगे। ओके? अब बाकी जितने भी कंपाउंड का पीक जो आएगा उसका इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा में शिफ्ट निकालेंगे और ppm को डिफाइन करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? हम इस टर्म को लिखेंगे केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज या शिफ्ट इन हर्ट्ज। केमिकल के बजाय शिफ्ट लिखना अच्छा है। शिफ्ट इन हर्ट्ज, शिफ्ट इन हर्ट्ज। ठीक है? फ्रॉम TMS। ओके? शिफ्ट इन हर्ट्ज फ्रॉम TMS डिवाइड बाय इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। ये जो वैल्यू होगी ये ppm में हो जाएगी। ओके? ठीक है? यस सर। ओके। तो जब ppm की स्केल बनी तो ये स्केल आपकी जनरली 15 ppm तक की यूज करते हैं, और राइट हैंड साइड पे इसको 0 ppm कहा गया, और लेफ्ट हैंड पे आप जो भी है 16, 20, 28 जितना भी जाना चाहो उतना ले जाओ। मैं 16 ppm लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है? तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसके आगे का आपका यूज में नहीं आना है अभी। ठीक है बेटा? और ये 1 हो गया। यस सर। तो डेल्टा वैल्यूज को डेल्टा से लिखते हैं, ppm में होता है। इसकी मीनिंग हो गई शिफ्ट इन हर्ट्ज, शिफ्ट इन हर्ट्ज फ्रॉम TMS डिवाइड बाय इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा? कहीं जाना तो नहीं है? नो सर। इन नो मेगा सर। हर्ट्ज, क्योंकि टाइम बचा नहीं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। जब बोर हो यस। जाना तो बता देना कि सर बोर हो गए। ठीक है? यस सर। शिफ्ट इन हर्ट्ज फ्रॉम TMS। ठीक है? तो ये हमने ppm स्केल बनाया। तो इस स्केल में जो चीजें राइट हैंड साइड पे होंगी वो क्या होंगी? शील्डेड होंगी। क्या होंगी? शील्डेड होंगी। जो लेफ्ट हैंड पे होंगी वो क्या होंगी? डीशील्डेड होंगी। है ना? ठीक है? दो कंपाउंड ले लें हम, CH3 ले लें, CH3 ले लें, CH3 ले लें, CH2Cl ले लें। है ना?
तो इसके जो पीक आएंगे वो आपके राइट हैंड साइड पे आएंगे और इसकी जो पीक आएगी वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। अगर दो स्पेक्ट्रम दिए हुए हो, दोनों का मिक्सचर एक ही में डाल दिया गया हो, एक पीक यहाँ दी हुई हो, एक पीक यहाँ पे दी हुई हो, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूँ खाली। ये तो एक ही पीक शो करेगा, ये दो पीक शो करेगा। क्या करेगा ये दो पीक शो करेगा। तो अगर इनका मिक्सचर का स्पेक्ट्रम लेंगे तो यहाँ पे हमें 3 पीक मिलनी चाहिए, ऐसे है ना, 3 पीक मिलनी चाहिए। ये पीक बड़ी वाली पीक मिलेगी हमको ऐसे। तो हम बहुत क्लियरली इसमें देख करके बता सकते हैं कि ये वाली पीक है, ये पहले वाले के लिए होगी क्योंकि इसमें कोई डिशील्डिंग नहीं है। जबकि ये वाली दोनों पीक जो होंगी वो किसके लिए हो जाएंगी, इसके लिए हो जाएंगी क्योंकि इसमें डिशील्डिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब ये जो वैल्यू पीक का रेंज दिया गया है, इसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं कि कौन से रेंज में कौन सी पीक आती है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक, या बल्कि बहुत अच्छे से बोले तो 0 से लेकर के 1.5 तक आपका एल्केन का पीक होता है। किसका होता है? एल्केन का पीक होता है। और 1.5 से लेकर के 3, 3.5 तक आपका एल्केन डेरिवेटिव का होता है। किसका? सब्स्टिट्यूटेड एल्केन का। जैसे एल्कोहल हो गया CH2OH, तो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन हो गया ना, ये CH2Cl हो गया, CH2Br हो गया, ऐसे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूटेड एल्केन हो गए, है ना। इनकी Yes, पीक sir. आपकी 2 से लेकर के 3, 3.5 के बीच में आती है, कई बार 4 तक चली जाती है। ये डिपेंड ऑन, जैसे अब नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ा दे, क्लोरोफॉर्म का निकाले, CCl3 निकाले, तो बहुत ज्यादा क्लोरीन एटम हो गए तो इसकी पीक 7.7 पे आती है। कितने पे आती है? 7.72 ppm पे आती है क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, 7 पॉइंट, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए ना, तो डिशील्डिंग बहुत ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा ये। इसी के साथ में 4.5 से लेकर के जो 6 का रेंज होता है, ये एल्कीन का होता है। किसका होता है? ये एल्कीन का होता है। और 6 से लेकर के 6.5 से लेकर के 8.5 तक जो रेंज होता है, ये एरोमेटिक कार्बन का होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का होता है। किसका होता है? ये एरोमेटिक कंपाउंड, जो बेंजीन है ना, CH3, तो जो बेंजीन कैच होगा इसका एनमार कहाँ पे आएगा? इस वैल्यू में कहीं आएगा, 6.8 पे आएगा, 6.4 पे आएगा, या 7.2 पे, यहाँ पे कहीं बीच में आएगा। ओके, यस सर। 10 या 10 के बाद वाले जो पीक होते हैं ये आपके एल्डिहाइड के लिए होते हैं। किसके लिए? CHO के लिए होता है 10 के बाद वाली पीक। ठीक है, किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए, CHO के लिए होता है। ओके, तो इस तरीके से हम Yes, इनकी sir. पीक की वैल्यू देख करके भी बता सकते हैं कि ये आपका प्रोटॉन एलिफैटिक है, आपका एरोमेटिक है, कि एल्कीन है, या एल्काइन है। जो एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसकी पीक 2.2 ppm के आसपास होती है। C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी पीक 2 ppm के आसपास होती है। ठीक है, ओके। यस सर। Yes, sir. तो अगर आपका 2200 CM इनवर्स पे IR आया हुआ है और 2 ppm पे एक 1 HNMR आया हुआ है, तो आप कॉन्फिडेंटली कहो कि आपके मॉलिक्यूल में क्या है? एल्काइन। कौन सा? टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. यस सर। Okay. इसी तरीके से आपका 13C होता है। 13C NMR में खाली कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट जानना होता है। जैसे इसमें कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट देखेंगे, CH3 CH2, इसमें कितने टाइप के कार्बन है? 2। 2 टाइप के कार्बन है, A एंड B।
तो इसमें कार्बन में कितनी पीक आएगी? 2 पीक आएगी खाली। ओके, ठीक यस है। सर। यस सर। इसमें कितने टाइप के कार्बन है? सर 1। 1, सिर्फ 1 पीक आएगी। इसमें कितने टाइप के कार्बन है? सर 2। नहीं, 1 2 3। 3 4 5। ठीक, यस सर। डिफरेंट हो गया ना पूरा ये सिस्टम, है ना? यस सर। यस। इस चीज को देखना होगा हमको। ओके, तो इस तरीके से 13C में नंबर ऑफ पिक्स मिल जाएगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन देखा था हमने, है ना, कि कैसे इसको हम सॉल्व कर यस पाएंगे। सर। एक मिनट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे हमने पीक देख लिया जब, कि पीक ऐसे ऐसे बनेगी ना, ये है ना पीक, तो इन पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है हर्ट्ज में, इसको बोलते हैं जे वैल्यू। क्या बोलते हैं? जे वैल्यू। इसका नाम होता है कपलिंग कांस्टेंट। क्या नाम होता है इसका? कपलिंग कांस्टेंट नाम होता है इसका। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आपका ट्रांस एल्कीन हो गया। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आपका सिस एल्कीन हो गया। तो सिस और ट्रांस एल्कीन को डिफरेंशिएट करने के लिए जे वैल्यू की यूज करते हैं। ट्रांस में जो जे वैल्यू होती है वो 10 से लेकर के 18 हर्ट्ज होता है, और इसमें आपका सिस में जो होता है वो 2 से लेकर के 10 हर्ट्ज के बीच में होता है। तो अगर 2 से लेकर 10 हर्ट्ज के बीच में, कहीं कहीं पे 12 हर्ट्ज भी लिखा जाता है, ये इसके बीच में वैल्यू है, बाकी डेटा मैच कर रहा है तो सिस एल्कीन, अगर इससे ऊपर वैल्यू है तो ये ट्रांस एल्कीन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो एरोमेटिक बेंजीन सिस्टम होता है, उसमें एच एच, ये दोनों क्या हो गए? आर्थो प्रोटॉन हो गए ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगल बगल वाले यस को सर। क्या बोलते हैं? आर्थो। तो जे आर्थो, ये इसकी वैल्यू 8 हर्ट्ज होती है, और जे मेटा, जे मेटा की वैल्यू जो होती है वो 2 से 3 हर्ट्ज होती है, और जे पैरा कुछ नहीं होता, नहीं जरूरत नहीं पड़ती उसको, ठीक है। तो अगर कहीं पे 8 हर्ट्ज या 7 to 8 हर्ट्ज वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको मान के चलना है कि वो बेंजीन वाले प्रोटॉन का कपलिंग कांस्टेंट बता रहा है। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। यही दो इंफॉर्मेटिव चीजें जो कि हमें जे की वैल्यूज आपके लेवल पे जरूरत पड़ेंगी। बाकी आगे बहुत सारी चीजें इसमें हैं, तो वो जब हायर लेवल पे आओगे तब देखा जाएगा, ठीक है। यस सर। अब आगे तो देखते हैं, ये कंपाउंड है आपके पास में, क्या है? ये कंपाउंड है, ये डेटा दिया हुआ है। मैं इस पे लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिख नहीं सकता, लेकिन चलो मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट का समय मुझे दो। अच्छा चलो, मैं नहीं लिख सकता, आप तो लिख सकते हो, हैं? आप लिख सकते हो ना? यस सर। देखो, यस सर। पीएमआर में आपको वैल्यू दी है, प्रोटॉन में क्या दिया हुआ है कि 2.11 ppm पे 3 H है ना, और यस सर। 3.0 पे आपके पास में 1 H है, और J की वैल्यू 0.8 हर्ट्ज और डबलेट है ये, है ना। अब 5.34 पे 1 H है, J की वैल्यू 0.80 H है। कितना है? 0.80 H है। अच्छा, तो एक चीज और भी बताना, तो वो भी जान ही लो, फिर आगे इसको भी करोगे।
एल्कीन में 3 तरीके का H है आपके पास में, जे सिस, जे ट्रांस एंड जे बिक होता है। बिस्नल, जानते हो बिस्नल क्या होता है? यस सर। ये वाले जो H होते हैं इनको बिस्नल कहते हैं, ठीक है। तो जे बिस्नल की वैल्यू जो 0 होती है वो 0 से 3 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। इसकी हमने देख लिया कि 2 से 8 हर्ट्ज के बीच में हो जाएगी, और इसकी 10 से 12 से 18 हर्ट्ज के बीच में, इसकी 2 से 10 हर्ट्ज के बीच में, इसकी 0 से 3 हर्ट्ज के बीच में। ओके, एल्कीन में 3 ही Yes, sir. पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है, यहाँ पे उसी का यूज है। तो कर लेते हैं, देखते हैं। देखो इसमें कितना क्लियरली सिर्फ जे की वैल्यू आपको पता है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना? Yes, sir. मिल जाएगा ना? 0.8 हर्ट्ज है, मतलब 20 वाला आपको ढूंढना है ना? तो 20 वाला Yes, सिर्फ sir. और सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास में, कौन सा है? डी ऑप्शन, है ना? ठीक। Yes, sir. बाकी प्रोटॉन भी देख लेते हैं। देखो बेंजीन में 5 प्रोटॉन बचेंगे, 1 2 3 4 5, है ना? और ये पांचों कहाँ पे जाएंगे? 7 ppm के आसपास होगी वैल्यू इनकी। ये देखो 7.3 ppm पे है 5 प्रोटॉन। ओके, बाकी क्या बचा? CH3 बचा हुआ, 3 प्रोटॉन। 3 प्रोटॉन की वैल्यू 2.1 ppm पे दी हुई है। अब बाकी 2 H बचे, दोनों की पीक आपको यहाँ दी हुई है। तो सिर्फ जे वैल्यू देख करके आपने 1 मिनट से भी कम टाइम में आपने कंपाउंड पहचान लिया अपना, ठीक है। सर Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर को ले लेता हूँ किसी तरीके से, ठीक है। मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ और मैं इसको बनाता हूँ उस पर, तब समझ में आएगा ना। एक मिनट समय दो मुझे, ये लो, मैं इसको बनाता हूँ। आपको वैल्यू दिया हुआ है, पीएमआर का मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, या 1 HNMR 2.11 डेल्टा सिंगलेट 3H, है ना? 3.05 डेल्टा डबलेट J इक्वल टू 0.8 हर्ट्ज, और क्या दिया हुआ? 5.34 डेल्टा डबलेट J इक्वल टू 0.8 हर्ट्ज 1H, ये भी 1H है। और क्या दिया हुआ है आपको? 7.35 डेल्टा BS 5H दिया हुआ है। आपको कंपाउंड दिए हुए हैं ये, A, B, C, ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। अब देखो इस कंपाउंड को, देखो ए को देखते हैं हम। तो अगर ए को देखेंगे तो इसमें CH क्या है? ये एल्केन में ट्रांस है ना? यस सर। Yes, sir. तो ट्रांस का मतलब जे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? 12 हर्ट्ज के ऊपर आनी चाहिए। है 12 हर्ट्ज Yes, जे की sir. वैल्यू? No, sir. तो ये नहीं हो सकता। इस कंपाउंड को देखो, इसमें HH क्या है? Six. सिस है। वैल्यू 2 से लेकर के 8 से 10 हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए, है वैल्यू? No, sir. तो नहीं हो सकता है आंसर ये। सी को चेक करो, तो सी में 2 पीक है,
एक सिस है और एक बिक है। ये 0 से 2 हर्ट्ज के बीच में होगा और ये 2 to 8 हर्ट्ज के बीच में होगा। तीन आपके पास एच के एक एच के 3 पीक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक एच की 3 पीक होनी चाहिए। आपके पास कितनी पीक है? 2 पीक है ना? यस सर। ओके। यस और सर। दूसरी चीज 2 से 8 हर्ट्ज के बीच में कोई और जे है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं। इसमें बिक है 0 to 2 हर्ट्ज के बीच में जे होना चाहिए। जे हाँ 0.8 दिया हुआ है, मिल रहा है। 2 एच भी मिल रहा है हमको, ठीक है, मिल यस गया। सर। अब बाकी पीक को सेटिस्फाई करो। एक पीक आपके पास होनी चाहिए 3 एच की, है 3 एच की पीक। यस सर। यस सर। एक पीक आपके पास होनी चाहिए 5 एच की, ये है ना, इसमें 5 एच है। यस सर। यस सर। ये सेटिस्फाई कर गया। यस सर। यस सर। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर आपको जे वैल्यू आ रहा है, एनमार आ रहा है, तो आपने देख करके इसको बता दिया कि आपका मॉलिक्यूल क्या है। अगर आपको ये चीज नहीं आ रही है तो फिर आप इसको आप नहीं बना सकते थे, है ना? ठीक है, यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया, आईआर आपको 3440 दिया, 3360 दिया। देखो बच्चों, दो पीक दिया हुआ है आईआर में, तो जब दो पीक 3300 3400 में दी होती है तो वो पीक आपकी NH2 की होती है। किसकी होती है? NH2 की होती है। तो सिर्फ आईआर के बेसिस पे आप पहली चीज बता दो कि आपके मॉलिक्यूल में बी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा। ओके, ठीक है, यस सर। ए सी डी होगा, बी नहीं हो सकता है। अगला 1625 दिया, 1580, 810 दिया। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि ये बता रहा है कि आपका एरोमेटिक सिस्टम आपके पास है। तो एरोमेटिक तीनों है, ए बी ए सी बी डी। आई आर सिर्फ और सिर्फ बी को कैंसिल आउट करेगी आई आर। अब हम एनमार देखते हैं, क्या करेंगे? एनमार देखते हैं कि हमारा कौन सा पीक होगा। तो एनमार देखने के लिए हम क्या करें? हम ए बी और सी, ए बी और डी, इसमें नंबर ऑफ पीक निकालें। कौन कौन सी पीक, कितनी पीक निकलेंगी और कितनी पीक हमको दी हुई है। ठीक है, कितनी पीक निकलेंगी, कितनी पीक हमको दी हुई है। तो उससे पहले ध्यान दो, यहाँ पे 2.16 पे 3 एच का दिया हुआ है, है ना? यस और सर। 3.24 पे 2H का दिया, मतलब एक CH3 एक NH2 का पीक आपको दिया हुआ है। तो CH3 NH2 तीनों मॉलिक्यूल में है। क्लियर? आगे देखो, यस सर। 2H और 2H, बेंजीन के 4 H आपके पास दिए हुए हैं। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज आपको दिया है, J इक्वल टू 8 हर्ट्स दिया हुआ है दोनों में। क्या दिया हुआ है? J इक्वल टू 8 हर्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? J इक्वल टू 8 हर्ट्स दिया हुआ है। तो मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ वही पीक हो सकता है जहां पे दोनों प्रोटॉन आपके एक दूसरे के आर्थो भी हों और सिमिलर भी हों, है ना? ऐसी सिचुएशन कब बनती है? जब आपका पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है। मैं इसको समझा रहा हूं। एक मॉलिक्यूल का आपका ये बच्चा है ना, ए सी एंड डी, एक है मेटा, एक है आर्थो, एक है पैरा, तीन सब्स्टिट्यूशन है। हम तीनों का लिख ले रहे हैं। ये आपका सी है, ये है आपका डी है, और ये आपका ए था। ओके, ठीक है। और आपको 2 पीक्स मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? 2 पीक्स मिले हैं एरोमेटिक रीजन में। J इक्वल टू 8 हर्ट्स भी दिया हुआ, मतलब आर्थो कपलिंग है ना।
तो सबसे पहले देखो गिनते हैं पीक कितनी कितनी बनेगी इसमें। तो कितने टाइप के हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में बचेंगे इसमें? 1 2 3 4। ये मॉलिक्यूल 4 पीक देगा आपको, है ना? नहीं हो सकता। ये मॉलिक्यूल कितना पीक देगा? 1 2 3 4। ये भी आपको 4 पीक देगा, है ना? चारों के एनवायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। 4 यस पीक। सर। ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ यही एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये आपका सेम होगा, HA टाइप का। ये आपका HB हो जाएगा, ये आपका HB हो जाएगा। ये आपका 2 पीक देगा और दोनों क्या हो जाएंगे? आर्थो कपलिंग है, तो J = 8 हर्ट्ज भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यानी कि आपका जो ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ? सी ऑप्शन हुआ। ठीक है, ओके। यस सर। तो इस यस तरीके सर। से आप NMR यूज करके, IR के साथ में 13C यूज करके आप बहुत इजीली आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, यस सर। एक मैं 13C वाला भी ऑप्शन देखना चाह रहा हूँ। इसी में ये क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन पूछा हाउ मैनी सिग्नल्स अपीयर इन 13C स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन कंपाउंड। तो देखो इसमें 1C 2C 3C 4C, इसमें 4 सिग्नल बनेगा पहले वाले में, क्योंकि पूरा सिमेट्रिकल है ना मॉलिक्यूल। यस सर। 1 2 3 और 4 सिग्नल। दूसरे में कितना बनेगा? सिर्फ 2 सिग्नल आएगा। ओके, यस तो सर। 4 and 2D ऑप्शन आपका हो जाएगा। हाउ मैनी सिग्नल्स अपीयर्स इन वन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो ये सिमेट्रिकल है, इसमें सिर्फ एक आएगा, है ना? कितना यस सर। आएगा? 1। हाँ, 1। ये भी सिमेट्रिकल है, लेकिन एक OH का आएगा, एक बेंजीन वाले का आएगा, तो 2 पीक आएगा, तो 1 and 2। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है इसके लिए। सर हाँ क्या कैसे? बोलो? हाँ? सर दूसरे वाले में 2 पिक कैसे? 2 पीक ऐसे आएगी कि पूरा सिमेट्रिकल है। देखो सारे H इक्विवेलेंट है बेंजीन वाले, दिख रहे हैं? बना के दिखाऊं मैं? सर फर्स्ट वाले में तो 1 पिक है, हाँ, दूसरे वाले में 2 पीक है। एक OH के लिए होगा, एक बेंजीन वाले H के लिए होगा। ओके सर। यस सर। ये बना के दिखाऊं? समझ में आ गया? बना के दिखाऊं उसको? सर आ गया समझ। ये सारा सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट है ना। ये H है, ये C से जुड़ा OH से, ये CH से जुड़ा OH से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये भी CH C से जुड़ा OH से जुड़ा हुआ है ना। तो सारे H यहाँ यस पे सर। सिमेट्रिकल है। ओके, तो 1 and 2 पीक्स ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है ये सेकंड वाला। व्हिच कंपाउंड शो द IR बैंड एट 3300 2200 1600 1500। 2200 दिया है, मतलब CN होना चाहिए आपके मॉलिक्यूल में। क्या होना चाहिए? CN होना चाहिए आपके मॉलिक्यूल में 2200 के। लेकिन साथ में आप 3300 दे दिया है, तो 3300 दे करके इसने आपको फिर फोर्स कर दिया है कि आप ट्रिपल बॉन्ड CH के बारे में सोचो, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। 1620 और 1510 CM दिया है, इसका मतलब बेंजीन रिंग के बारे में दिया हुआ है आपको। तो देखो इस कंपाउंड में कोई बच्चा इसका ऑप्शन ए मारेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा इसका ऑप्शन बी मारेगा तो भी गलत हो जाएगा। कोई बच्चा इसका ऑप्शन डी मारेगा तो भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 2200 C ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी होता है और CH की स्ट्रेचिंग 3100 के बाद होती है। तो कितने पे मिल गए आपको? यहाँ पे 3300 CM इनवर्स पे CH की स्ट्रेचिंग दी हुई है। ओके, बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दीवार पे लिख के चिपका लो यस सर। क्वेश्चन को। CN और CH में डिफरेंशिएट करने का जब पढ़ रहे तो बताया था ना हमने, ये वही चीज है ना। यस सर। यस सर।
13C के साथ में पीक थी कहाँ चली गई? CMR के बजाय CMR कहीं लिखा, देखना बताना। यहाँ पे CMR लिखा हो, ये आ गया है ना, ये मॉलिक्यूल आ गया। अटेम्प्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, देखो सारे सेम मॉलिक्यूल हैं, सेम मॉलिक्यूल का फार्मूला है 3450 है, 1150 है, एल्कोहल है, कुछ नहीं कर सकते हो आप इसमें, सिर्फ 13C यूज कर सकते हो खाली। तो देखो कितनी पिक है, 1 2 3 टाइप के यहाँ पे कार्बन होने चाहिए। पहले मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 टाइप के कार्बन है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है इसका आंसर। ओके, दूसरे मॉलिक्यूल में देखो तो 1 2 3 1 4 टाइप के कार्बन है, दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। सी चेक करो तो 1 2 3 टाइप के हैं, है ना, कितना, यहाँ पे 4 टाइप का ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर, ये गलती हो गई थी हमसे, नहीं हो सकता क्योंकि 3 ही पिक दिया हुआ ना ये, है यस ना। सर। 1 2 3 सी में खाली 3 टाइप के हैं, 1 2 3 4 इसमें भी 4 टाइप के हैं, तो 3 पिक खाली सी में आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। यहाँ पे क्वाड्रेट लिखा है, डबलेट लिखा है, ट्रिपलेट लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, टी लिखा है, टी मतलब 3 होता है, इसका मतलब ये कार्बन 2H से जुड़ा होगा, तो देखो ये CH2 2H से जुड़ा हुआ है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी, है ना। डी लिखा है, डबलेट, डबलेट का मतलब 2 होता है, 2 का मतलब N की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, मतलब ये कार्बन एक H से जुड़ा होगा, देखो ये वाला कार्बन सिर्फ एक H से जुड़ा हुआ है। क्वार्टेट, क्वार्टेट मतलब 4 होता है, 4 का मतलब N की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब इस वाले का जो कार्बन है वो 3H से जुड़ा हुआ है, तो CH3 मिल गया, CH मिल गया, CH2 मिल गया, C इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। है ना इंटरेस्टिंग टेक्निक? सर मुझे एक बार क्वाड्रेट वाला दोबारा बताना। क्वार्टेट का मतलब 4 होता है ना, यस सर। तो 4 का मतलब N+1 इक्वल टू 4, तो N कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, यस सर। मतलब इस कार्बन से 3H जुड़े होंगे, तो 3H कैसे जुड़े हुए हैं, इस C से जुड़े हुए हैं ना, ये CH3 है। सर हम तो नेबर वाला देखते हैं ना बेटा वो हाइड्रोजन वाले में देखते हैं, ये ओके। किसका है, कार्बन वाला है, एक मिनट देख ही लो, जब हाइड्रोजन वाला करते थे 1HNMR या PMR, है ना, तब नाइबर वाला देखते हैं हम। ओके, और जब 13C करते हैं यानी CMR, कार्बन NMR करते हैं जब, ठीक है, तब क्या करते हैं, जिस कार्बन से जितना H जुड़ा होता है वही उसको इम्पैक्ट करता है, जैसे 3H जुड़ा हुआ है तो इसका पीक क्वाड्रेट हो जाएगी, 2H जुड़ा हुआ तो इसकी पीक क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट हो जाएगी, 1H जुड़ा हुआ है तो इसकी पीक क्या हो जाएगी, डबलेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में बात आ गई? यस सर। हाँ, कोई H नहीं जुड़ा हुआ है तो सिंगलेट हो जाती है वो। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन, ढेर सारे हैं, इनको चाहो तो नोट कर लो, या चाहोगे तो मैं इनको आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, हमने भी ऑनलाइन ही लिया है इनको, आप देख सकते हो, इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर गोपीनाथ डी सिरोले हमने इस चीज को लिया है, उनका बनाया हुआ क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर जैम का पेपर खोलना, ठीक है, और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इस पे उनको बनाना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में हमसे आप लोग पूछ लेना। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा, अब बियर लैम्बर्ट लॉ क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से? यस सर मैंने पढ़ा हुआ है। क्या होता है ये? सर एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में रिलेशन की, कितना किस सैंपल ने एब्जॉर्बेंस किया तो ट्रांसमिटेंस के बेसिस पे हम बताते हैं सर। हाँ, देखो क्या होता है राहुल,
ये हमारे पास एक क्वार्ट्स होती है, सीसी होती है, या एक ट्यूब होती है ना, क्यूवेट। और इसमें अपने कंपाउंड का सलूशन बना के डाल देते हैं हम। ओके, यस सर। इसकी लेंथ L होती है और इसमें से लाइट पास की जाती है। क्या की जाती है? लाइट पास की जाती है 100% इंटेंसिटी के साथ में, इसको I0 कहते हैं। इसमें से निकलने के बाद इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, ये I होता है। अगर 100 के 100% बाहर निकल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं की, मतलब 100% ट्रांसमिटेंस हो गया। ठीक है किसका? ठीक यस है, सर। यस। ओके। लेकिन अगर उसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली, तो लाइट एब्जॉर्ब तभी करता है वो जब उसमें ट्रांजिशन हो। क्या हो? ट्रांजिशन हो। ट्रांजिशन होने के लिए जरूरी है कि आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, तभी यस ट्रांजिशन सर। होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इस टाइप का कोई कंपाउंड है, आपने डाला है, तो आप इस लाइट की इंटेंसिटी और जो बाहर निकली हुई इंटेंसिटी है, इसको आप मेजर कर लेते हो। ठीक है, और इनका रेशियो निकाल लेते हो। क्या करते हो? इनका रेशियो निकाल लेते हो आप। ठीक है, यस सर। तो इनका रेशियो जब निकालते हो तो क्या निकलता है? इनका रेशियो ट्रांसमिटेंस जो होता है ये I/I0 होता है। क्या होता है ये? I/I0 होता है ट्रांसमिटेंस। ठीक है, I/I0। यस सर। टी परसेंटेज क्या होता है? ये होता है I/I0 इंटू 100 होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। और यहीं से एब्जॉर्बेंस के लिए एक रिलेशन डिफाइन किया गया था, ए इक्वल। लाइन का पैकेट। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ राहुल कुछ बोल रहा था क्या? नो नहीं। सर। एब्जॉर्बेंस के लिए इसको निकालते हैं ट्रांसमिटेंस से, तो बेस ए होता है, ये I0/I का रेशियो होता है ना। कितना आपने डाला, कितना आपका बाहर निकला, उसका रेशियो आपका एब्जॉर्बेंस होता है। उसका लॉगरिथम क्या होता है? वो एब्जॉर्बेंस होता है। तो एब्जॉर्बेंस इज डिफाइंड एज द लॉगरिथमिक रेशियो ऑफ I0/I। ठीक है, तो T इक्वल टू I/I0 होता है, तो यहां से A को लिख सकते हैं -log⁻10T लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, या यस सर। डायरेक्टली लिखें तो log1/T लिख सकते हैं इसको। ध्यान रखना इन सब में बेस 10 है आपका। तो बियर लैम्बर्ट ने इसको क्या डिफाइन किया कि एब्जॉर्बेंस इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला A इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ठीक है, क्या चीज? एप्सिलॉन CL, where A is absorbance, where A is absorbance, this is called Beer-Lambert law। Beer-Lambert law, बच्चों उसको बियर लैम्बर्ट लॉ बोला जाता है, स्पेलिंग बीर लिखा जाता है। ये बच्चे कहीं कई बार अगर आपसे वाइवा में टीचर पूछता है कि कौन सा ला, तो आप बोलते हो बियर लैम्बर्ट ला। अगर उसने कहा स्पेलिंग लिख के दो, तो बच्चा अक्सर बियर लिखता है। क्या लिखता है वो? बियर लिखता है, जो कि गलत होता है। स्पेलिंग ध्यान रखना, बियर ही लिखना है आपको। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, तो बियर लैम्बर्ट ला है ये। और ये क्या कहता है कि ए आपका एब्जॉर्बेंस होता है, ये आपका एब्जॉर्बेंस है, ये इसको बोलते हैं मोलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसी पे क्वेश्चन आता है। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसकी यूनिट बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। ये M इनवर्स CM इनवर्स होता है। एब्जॉर्बेंस की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है ये? क्यों?
क्योंकि लॉग वैल्यू है, लॉग नंबर होता है, ठीक है। सी आपका कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, या इसी को हम कैपिटल एम लिखते हैं, है ना, मोल पर लीटर। और एल आपकी ट्यूब लेंथ होती है, ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। एग्जाम में कहीं कहीं पे ये ट्यूब लेंथ भी दिया होता है, ये आपका सेंटीमीटर में होता है हमेशा, ठीक है, ओके। यस सर। तो अगर इस पे सर छोटा, हाँ बोलो। सर मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसमें फॉर्मूला था लैम्बर्ट बेयर का, t इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴। सर वो कैसे आया? ऐसे बोलो जरा। सर t इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴। देखो a इक्वल टू क्या है आपका, ये नेगेटिव log t। log 1/t है ना, क्या ये log 1/t है, ठीक है, बेस 10 है। तो आप इसका एंटी लॉग जब लोगे तो एंटी लॉग लेने का मतलब ये 10 के पावर a हो जाएगा, और ये लॉग हट जाएगा, ये 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल टू 1/10 पावर a हो जाएगा, और 10 को ऊपर ले जाओगे तो t इक्वल टू 10⁻⁻a हो जाएगा, ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। ठीक है, यस ये सर। चीज ना समझ में आया तो पूछ लो, अभी मैं ई के टर्म में भी समझा दूंगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन के लिए। किसी हाँ भी जी सर। नंबर का जब एंटी लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, एंटी लॉग, एंटी आप लॉग एक्स, ये एक्स हो जाता है, ठीक है, ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। और जो इसका बेस होता है, अगर कोई नंबर दिया होता है तो हमेशा उस बेस के ऊपर ये वैल्यू चली जाती है। जैसे ये ln x दिया होता है तो ln का मतलब होता है log बेस ex, अगर इसका एंटी लॉग लेते तो ये e पावर a इक्वल टू x हो जाता है ये, ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिटिकल पोर्शन से जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वो हमने कवर कर लिया है, और बियर लैम्बर्ट लॉ भी देख लिया है। इस पे क्वेश्चन बनाना, कोई क्वेश्चन फंसेगा तो देख लेना, बता देंगे। बाकी आईआर वाले में इस पे क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, दिखा दिया था मैंने, आप लोगों ने नोट किया होगा, तो उसको जो है आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, वही क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोगों के सिलेबस में अभी क्या क्या बचा